जैसे लास्ट टाइम पे हमने देखा था कैपिटल के अंदर किंग से मिले प्रोटैगनिस्ट की पावर मेजर हुआ, रेड हेयर मीट जो उसको डिफेट किए थे, मजा आ गया था देख के। अब आगे हमारे लिए है कि क्राउन प्रिंस एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी सिर्फ और सिर्फ इयान के लिए, और ये इयान की सबसे पहली पार्टी होगी क्योंकि उसने लास्ट टाइम पे अपनी फैमिली को खो दिया था और फैमिली के साथ में भी आ रहा है, तो उसकी ये फर्स्ट टाइम है। और लास्ट टाइम पे भी उसको रैग्नार हमेशा पीछे ही रखता था, तो एक्चुअल में इसकी फर्स्ट टाइम होगी जहाँ पर ये होस्ट है। क्राउन प्रिंस पार्टी तो ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन कई सारे नोबल इस चीज के खिलाफ है क्योंकि कॉमनर्स को इतना भाव देना उन लोग के लिए ठीक नहीं। आगे जाके अगर ये कोई झमेला करता है तो हाँ, क्राउन प्रिंस एक्चुअल में कॉमनर्स को प्रेफरेंस देगा, ना कि ये नोबल्स को। और वो लोग अगर कोई अत्याचार वगैरह कुछ कर रहे हैं तो हाँ, उन लोग को नोबल्स को पनिशमेंट मिलेगी, उनकी और उनकी फैमिली को यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी वजह से मेन जितने भी है सारे के सारे रैग्नार्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में बायस्ड है अपने लोगों को लेके। और एक्चुअल में क्राउन प्रिंस कॉमनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेरेबल टू नोबल्स, क्योंकि नोबल्स के ऊपर उसको गलत वाइब आती है और कॉमनर्स के ऊपर वो अपना दिल खोल के रखता है। और यही बात है ना, रैग्नार को एक्चुअल के अंदर पसंद भी है अपने क्राउन प्रिंस की, क्योंकि अगर वो एक्चुअल के अंदर नोबल्स को साइड देता तो इसके पास पूरा चांस था कि वो किंग बन जावे और रैग्नार को चांस ही ना मिले। लेकिन रैग्नार को चांस मिलता है क्योंकि ये प्रेफरेंस कॉमनर्स को देता है, इसीलिए क्राउन प्रिंस के पास में सपोर्ट बहुत कम है कंपेयर टू रैग्नार। फिर हमें दोगला दिखाया जाता है जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था पार्टी के अंदर जाने के लिए। इयान की पिछली फैमिली इसके अंदर इतना हुआ नहीं था क्योंकि फैमिली एक्चुअल में नहीं थी उसके पास में, पहले सब लोग मर गए थे। अभी इसने फैमिली को अपने पास में रखा है पावर्स के साथ। गेस करो हमें पार्टी में कौन मिलती है? हाँ, हमारी भाभी। माफ करना। हमें दिखती है क्राउन प्रिंस की ब्लडी सिस्टर। सब कुछ स्मूथ में चल रहा रहता है, लेकिन क्या अपने ह्यूंगनिम की सीरीज के अंदर कुछ भी स्मूथ होने वाला है? बिल्कुल नहीं। अगले ही क्षण एक एक्सप्लोजन होता है जिसके अंदर कई सारे लोग मर जाते। जहाँ हर तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं अपना लौंडा जाता है, मतलब ह्यूंगनिम जाते और जहाँ वहाँ पर शील्ड क्रिएट करते और वहां पर उसको शील्ड को माना सप्लाई करने के लिए कोई चाहिए रहता है, लेकिन इसको कुछ फिशी लगता है तो ये ऑफ कोर्स वहां पर रुक नहीं सकता, उसको 10 जगह जाना पड़ेगा देखने के लिए। और क्राउन जिम्मेदारी भी इसके ऊपर, तो वो क्राउन प्रिंस के ऊपर शील्ड को मेंटेन नहीं करके रख सकता, तो वो उसकी बहन को बोलता है कि छुपके से तुम है ना पीछे से माना इसके ऊपर ट्रांसफर करते रहो और मैं इसको भी हाइड कर दूंगा जिससे तुम्हारा माना इधर डिटेक्ट ना हो। शील्ड यान ने बताया सब कुछ वो क्या, खाली माना उसको दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और हमें जैसे कि तुझे पता चल चुका है कि एक्चुअल के अंदर एक्सप्लोजन माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया गया इसका, मगर इयान की मेंटेलिटी कुछ ज्यादा रहती है तो वो ऑफ कोर्स इसके अंदर नहीं फंसेगा। उसकी मेंटली इंड्योरेंस सबसे टॉप में, वहीं पर वो अपनी स्किल दिखा के कूल माइंडेड के साथ में सोचता है कि इतने सा बड़ा एक्सप्लोजन एक कैपिटल के बीच में जहाँ खुद मैजेस्टी रहते हैं वहां पर करने का इन लोग को क्यों बनता है? अगर ये लोग इतना बड़ा एक्सप्लोजन किए तो ये मुंह पे बताने का है कि भाई एक्चुअल के अंदर यहाँ पर स्पाई है और यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुई है जो कि कैपिटल में होना बहुत मुश्किल है। अगर वो इतना बड़ा गेम खेल रहे तो उनके पास उतनी ही ज्यादा बेनिफिट होनी चाहिए, उसके बगैर वो सब ये कर ही नहीं सकते। अगर उनके पास इतनी ताकत थी कि भाई वो कैपिटल के अंदर एक्सप्लोजन करके एक्चुअल में भाग सकते थे, तो यानी कि उनके पास अथॉरिटी ज्यादा और वो अपना जो काम कर सकते हैं, उधर एक्चुअल के अंदर उन लोगों को पावर नहीं चाहिए और वो क्वाइटली वो काम कर सकते हैं, लेकिन उन लोग ने एक्सप्लोजन किया। यहाँ इसका मतलब है कि सबसे हेवीली गार्डेड जो जगह है वहां से वो एक्चुअल में गार्ड डाउन करना चाहते हैं गार्ड्स का, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाए और जितने भी गार्ड्स है वो एरिया पे जाए जहाँ पर एक्चुअल में सिटीजन्स वगैरह है जान बचाने। और इसके ऊपर खतरा भी अपना उतना ही रहता है, जैसे कि अगर कोई एक्सप्लोजन करके पकड़ा गया और उसका पता चला कि भाई वो बाजू वाली कंट्री से, तो हाँ ये एक्चुअल में एक इंटरनेशनल वॉर होगी। अगर यहीं पर पता चला कि भाई आगे जाके जो ऑर्गेनाइजेशन जो छुपी पड़ी है वो एक्चुअल में एक को बचाने के लिए रिटर्न आई है, तो हाँ उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किंगडम के पास में वॉर होगी। और जिसने इंटरनल स्पाइंग किया और जो एक्सटर्नल स्पाई कर रहा है एक्चुअल के अंदर उन लोगों का पता चल गया, तो हाँ इट विल बी इंटरनेशनल ब्लडी वॉर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 डिडक्शन बनता है। पहला, अगर एक्सप्लोजन करने वाला पकड़ा गया तो इसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन जिसके पास में इंटरनल इंफॉर्मेशन है किंगडम के अंदर का वो पकड़ा गया तो इससे भी कई ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो सकता है। तो ये लोग इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे और यही चीज इसको ये कंक्लूजन के ऊपर करती है और ये जाना चाहता है वो प्रिजन के अंदर जहाँ पर सेसिलिया एक्चुअल में कैद है और जहाँ पर अपना ह्यूंगनिम एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहा है। हमें दिखाया जाता है डैनियल नाम का बंदा प्रिजन के सामने सेसिलिया के सामने बात कर रहा है और सेसिलिया एक्चुअल के अंदर यहाँ पर उसको एक एंग्री रिप्लाई देती कि अभी तक मुझे बचाने क्यों नहीं आया। उसके ऊपर वो बोलता है कि हम लोग ने उसके ऊपर डिसाइड कर रहे थे कि करना क्या है,
क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने फैसला किया है कि भाई तुम्हें बचाना है या नहीं। इतने के अंदर सेसिलिया की सांस रुक जाती है और वो देखती है कि उसका गला एक्चुअल में कट चुका है, और इतनी सी देर के ऊपर वो बोलता है कि फिर हमने डिसाइड किया तेरी मौत में ही किंगडम का फायदा है। और इतना बोलते ही बाहर से आवाज आती है, अच्छा ये बात है, हाँ ये हमारे ह्यूमनिम की आवाज है जो एक्चुअल के अंदर पीछे से वो डैनियल को बोल रहा था। और एक्चुअल ये करना क्या चाहता था, ये जानबूझ के ना इतना कोऑर्डिनेट किया और वो मैजिक टावर के ऊपर प्रिजन में रखा। हाँ ये इसकी मर्जी नहीं थी, मगर ये इसके ऊपर राजी था करने के लिए, क्योंकि इसको मालूम है कि अगर हायर अथॉरिटी को लेके आने का है जो एक्चुअल के अंदर स्पाई है और उनको पता है हर एक चीज किंगडम के बारे में, तो इसको बैट की तरह यूज करना रहेगा जो इसने एक्चुअल में किया। पिछली लाइफ में भी ये लोग कुछ ज्यादा अलग नहीं करते थे। अभी जैसे कि एक स्पाई पकड़ा गया तो बड़ा हायर स्पाई नहीं पकड़ा जाए, इस वजह से वो लोग एक्चुअल में अंडरग्राउंड हो जाते, जो कि ये नहीं चाहता था। तभी वो हायर ग्रुप्स का है ना ऑर्गेनाइजेशन लीडर जो उसका गार्ड डाउन करना चाहता था। इसी वजह से इसको इतना क्या नाम है टाइम लग गया, इतना कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और जब डैनियल जो एक हायर स्पाई है उसका गार्ड डाउन हुआ तो वो एक लोअर स्पाई को मारने के लिए आया, जिससे किंगडम की जरा भी निकले नहीं, क्योंकि उससे वॉर हो सकता था। लेकिन डैनियल को नहीं पता था कि भाई वो एक बंदे के हाथ में कब से खिला जा रहा है। उसको नहीं पता वो जो कर रहा है वो एक्चुअल में वही कर रहा है जो अपना ह्यूमनिम चाहता है। और जैसे ही हायर स्पाई डैनियल को ये बात समझ में आती है वो पीछे जाके अटैक करने लगता है, लेकिन एक्चुअल में अपना ह्यूमनिम पे पहले से प्रिपेयर था कैसे उसको वार करने का। अपने ह्यूमनिम के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो एक छोटे लोअर स्पाई के ऊपर वो कर सके। हाँ ये एक्चुअल के अंदर किंगडम के ऊपर हायर स्पाई है, मगर टॉप लेवल के स्पाई को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो एक्चुअल में मिड लेवल या उससे लोअर पे आता है। और उस डैनियल को डाल देते हैं इटर्नल आइस चैम्बर के यहाँ पर, जहाँ पर वो अपनी लाश को भी महसूस नहीं कर सकता। वो इसके ऊपर एक बात फिट बैठती है, अलाइव बट डेड। अगर यान चाहता तो वहीं पर वो टाइम वेस्ट करके सामने वाले स्पाई को बता देता कि भाई मेरी पावर एक्चुअल के अंदर तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर, इससे उसका गार्ड डाउन होता और वो वहां से कई सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता। लेकिन अपने ह्यूमनिंग के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल के अंदर जो हमारी एंजल है वो फंसी पड़ी है वहां पर। वो अपना माना किसी को दिखा नहीं सकती है और वो वहां पर माना यूज कर रही है शील्ड को मेंटेन करने के लिए। अगर शील्ड मेंटेन नहीं हुआ तो वहां से खतरा रहेगा क्राउन प्रिंस के मरने का और उसके मरने का खुद का। तो अपना ह्यूमनिम उसको क्या नाम है अरेस्ट कर लेता है और गार्ड्स को दे देता है, जिसकी वजह से वो जा सके और मिल सके अपनी एंजल के पास में और उसको एक्चुअल में मदद कर सके। क्योंकि अगर उसका पोटेंशियल बाहर पता चल गया कि उसके पास थर्ड क्लास मैजिशियन की पावर है जो कि प्रिंसेस ने छुपा के रखा था, तो हाँ उसके ऊपर सेवरल केसेस मिल सकते हैं और उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, कई साल या कई महीने तक ही ना उसको घर के अंदर कैद रखना पड़ेगा। इस वजह से वो सारा काम छोड़ के फिलहाल अपनी एंजल के पास जाता है। और हाँ अब मेन बात चालू होगी, अब टाइम है रिवॉर्ड्स का। नाउ दैट एवरीथिंग हैज बीन सेटल्ड, देन लेट्स गो टू द पैलेस टू गेट आवर रिवॉर्ड्स। लेकिन हमें रिवॉर्ड से पहले देखने मिलता है कि जो टावर मास्टर जो रैग्नार का साथ देता है उसको एक्चुअल में डांट पड़ रही है पूरे के पूरे पैलेस के सामने, जो खुद किंग दे रहे। और उसकी अथॉरिटी जो पावर है एक्चुअल के अंदर कम हो रही है, क्योंकि उसने मिसमैनेजमेंट किया, कुछ ज्यादा ही एक दो बंदों को पावर दे दिया और एक्चुअल में लास्ट में हक दिया। और जैसे ही टावर मास्टर को धक्के मार के बाहर पैलेस से निकाला जाता है, वैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट ह्यूमनिम आता है अपना रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए। और गैस करो रिवॉर्ड्स के अंदर उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है उसकी वाइफू, सॉरी उसको मिलता है लेजेंडरी क्लॉक, जो फर्स्ट प्रिंस जिसने ड्रैगन्स को और गार्गोइल्स को हराने के लिए वो क्लॉक यूज किया, तो जिस रॉयल पैलेस ही उसको ओन कर सकता और कोई इसको ले नहीं सकता सिवाय मैजेस्टी के, कोई इसको टच भी नहीं कर सकता। ये फर्स्ट प्रिंस की इच्छा थी। तो इस क्लॉक को यान को एक्चुअल में बोरो करने दिया जाता, उसका परमानेंट नहीं होता। ये इसके पास तब तक रहेगा जब तक यान मर नहीं जाता। वो क्लॉक यान के ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, इतना ज्यादा सूट कर रहा है कि अब मुझे देख के गुस्सा आ रहा है कि एक्चुअल में इसके और इसके खानदान को वो क्लॉक मिलने नहीं वाला। भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, भाई रिवॉर्ड दे रहे, लेजेंडरी रिवॉर्ड है भाई, परमानेंट दो ना यार। बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ब्रो। आगे होंगे इयान वर्सेस 1 लाख मॉन्स्टर गेनिंग अनदर टाइटल लाइक अ किंग एंड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जहां पर डिसाइड होगा कि इयान अपना रिवेंज ले सकता है या नहीं, या फिर रैग्नार वापस से एम्परर बनेगा। और हाँ मुझे ये सब स्क्रिप्ट विजुअल एडिटिंग बनाने में बहुत करीबन 12 घंटे लगे ये सब करने में, तो तुम्हारा एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। थैंक यू।